तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो एक बहुत नेगेटिव खबर है और वो है हमारी वंदे भारत के एल्यूमिनियम रेक से रिलेटेड, जिसके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है तकरीबन 2.5 साल के बाद। तो दोस्तों हमारे इंडियन रेलवेज ने एल्यूमिनियम रेक्स की ऑर्डर दी थी। नॉर्मल जो वंदे भारत होती है वो 135 करोड़ तक आती है और जो एल्स्टॉम कंपनी है वो लोवेस्ट बिडर निकली थी इन रेक्स के लिए, जहां पर ये 145 करोड़ रुपीज पर रेक डिमांड कर रही थी। अब रेलवे जो है 3 साल तक नेगोशिएटिंग करती रही और अभी फाइनली रेलवे बोर्ड ने कहा है कि उनका ऑर्डर लेना नहीं है क्योंकि प्राइस नेगोशिएशंस ब्रेकडाउन हो चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ऑफर एल्स्टॉम का बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर हम फॉरेन से कंपेयर करें तो 230-235 करोड़ तक ये रेक पड़ती, जबकि नॉर्मल जो टेढ़े मेढ़े पैनल्स वाली वंदे भारत है वो वैसे भी 135 करोड़ तक पड़ रही थी रेलवेज को, और साथ साथ यहाँ पर मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड था। लेकिन रेलवेज ने 30,000 करोड़ का ये टेंडर कैंसिल कर दिया है 100 ऐसे रेक्स को खरीदने का। अब रेलवे बोर्ड ऐसी हरकतें वैसे करते रहती है, इन्हें काइंड ऑफ जो है बाबू संभालते, तो यहाँ पर ये हरकतें होती रहती है। अनफॉर्चुनेटली इस वजह से रेलवेज की जो क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की, जो फिट एंड फिनिश है, वो कई साल पीछे छूट गई है। और ऑब्वियसली यहाँ पे 2-2.5 साल तो वेस्ट गवर्नमेंट ने किए ही है रेक्स को मंगवाने के लिए, और अभी ये चीज जो है काइंड ऑफ एक बड़ा सेटबैक है भारतीय रेलवे के रेक प्रोग्रेस के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एक पॉजिटिव खबर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर टेस्टिंग कर ली गई है ILS लैंडिंग सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के लिए, और जो इसके लिए फ्लाइट होती है जो ऊपर से फ्लाई बाय करती है वो कल के दिन एग्जीक्यूट की गई। तो दोस्तों मैंने आपको खबर दी थी कि एक फ्लाइट एग्जीक्यूट की जाने वाली है। इसके पहले भी एक अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन बारिश क्लाउड्स के चलते जो है वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब एक एक्चुअल लैंडिंग 31 अक्टूबर को होगा। ये वाला जो अभी लैंडिंग नहीं था, यहाँ पे ऊपर से प्लेन जो है वो उड़कर गया। कैलिब्रेशन जो है सब सेटिंग्स वगैरह के लिए ये काम में आएगा डेटा। अभी ये चीज बहुत ज्यादा आप कह सकते हो तेजी से हो रही है। तकरीबन 3 साल पहले ही एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन ढंग से शुरू हुआ है और टर्मिनल भी जो पहला वाला है वो ऑलमोस्ट रेडी है और रनवे भी रेडी भी हो चुका है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गांधीनगर से, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ये कहा है कि जो सरप्लस नर्मदा वाटर है सरदार सरोवर डैम के अंदर, उनको नॉर्थ गुजरात के बनसकांठा रीजन, पटन रीजन, महासेना, साबरकांठा इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 13 पाइपलाइंस के जरिए 952 पॉन्ड्स के अंदर पहुंचाया जाएगा और इसके से 2400 क्यूसेक्स ऑफ पानी जो है वो होल्ड हो सकेगा, और पानी जो है वो करेंटली 1000 क्यूसेक्स ऑफ पानी जो है कर रही है होल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इशू ये है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो जल्दी भर गया है इस सीजन और उसके गेट्स भी ओपन करने पड़े थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पानी अब आगे बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है। अब ये पानी जनरली तो वैसे वेस्ट होकर बहाया जाता है बाहर समुद्र के अंदर, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कर ये रही है कि कुछ कुछ रीजन्स में अभी नर्मदा कैनाल का जो सिस्टम है सरदार सरोवर का, ये काफी दूर दूर तक जाता है। वहां पे कुछ पाइप नेटवर्क्स के जरिए ये तालाबों में इन पानी को भर के रखना चाहती है। ऑब्वियसली जितना पानी एक्स्ट्रा भर गया है उतना तो गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगी, लेकिन जितने भी यहाँ पर चेक डैम्स है, पॉन्ड्स है, इनके अंदर गवर्नमेंट जितना हो सके उतना पानी भर के रखना चाहती है, क्योंकि जो कैनाल्स वगैरह होते हैं इसके ऊपर भी चेक डैम्स बने होते हैं छोटे छोटे, जो अच्छा खासा पानी होल्ड कर सकते हैं, जो मल्टीपल विलेजेस के काम में आ सकता है। होपफुली गवर्नमेंट्स जो इस तरीके की एक्ट कर रही है वैसे कई सारे दूसरे जगहों पर भी हमें देखने को मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के कार एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और सुजुकी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि एक जापानीज कंपनी जो इंडिया में तकरीबन 3 दशक पहले आई थी, वो प्रोडक्शन शुरू करके दूसरे शहरों में एक्सपांड करके इंडिया में सक्सेसफुली बेचने के बाद में अपने होम कंट्री में गाड़ियां वापस एक्सपोर्ट करना शुरू कर रही है, जहां पर ये बिक भी रही है। वैसे ये अकेली जापानीज कंपनी नहीं ऐसा कर रही है। होंडा की जो एलिवेट है वो इंडिया के अंदर वैसे इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन जो जापान मार्केट है उसमें बहुत सक्सेसफुल हुई है और ये इंडिया में ही बनकर एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये एक बड़ी बात है हमारे देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। अगली खबर दोस्तों ये भारत के इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जो 59 मंथ लो पर पहुंच गया है टू अ रेट ऑफ 3.5% इन जुलाई। तो दोस्तों पिछले क्वार्टर में 5.1% इन्फ्लेशन था, अभी 3.5% हो गया है यहाँ पर दोस्तों। लेकिन जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, जो खाना पीना वगैरह है, वो 7.4% से बड़ा है फूड बेवरेजेस सेगमेंट के अंदर, और ये काइंड ऑफ अच्छा इंडिकेशन भी है। वैसे थोड़ा इन्फ्लेशन होना जरूरी भी होता है इकोनॉमी के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो बहुत ज्यादा महंगाई लेकर आ सकता है, जो कि यहाँ पर भी कंट्रोल दिख रही है। अगली खबर दोस्तों ये लार्सन एंड ट्यूब्रो से, जिन्होंने जीत लिया है आगरा मेट्रो लाइन 2 का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और ये सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए है, जहां पर फेज 1 का एक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है ये 15.09 किलोमीटर का, जो कि कलिंदी विहार को कनेक्ट करेगा। यूपीएमआरसी ने अक्टूबर 2023 में वैसे बिड्स रखी थी, तो काफी समय हो चुका है और अभी जो है बिड मिल गई है। 1529 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है और 24 महीनों के बहुत टाइट डेडलाइन में से डिलीवर करना है। वैसे यूपीएमआरसी बहुत टाइट डेडलाइंस के अंदर चीजें डिलीवर करने के लिए जानी जाती है और लार्सन एंड ट्यूब्रो भी इसमें एक्सपर्ट है, तो प्रोबेबली 24 महीनों में ये लाइन एक्चुअल में बन भी जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अमरावती कैपिटल रीजन आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। तो आप जानते हो चंद्रबाबू नायडू जब अब वापस सीएम बने हैं तो उन्होंने अपनी जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अमरावती बनाने का, उसको फिर से रिवाइव किया था, और ऑब्वियसली अमरावती को जो फंडिंग
फंडिंग पहले मिलने वाली थी वो वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली थी बड़े लेवल पे। तो यहाँ पर अब फिर से जब शहर का काम शुरू हो गया है तो वर्ल्ड बैंक की एक टीम ने आकर यहाँ पर विजिट किया है, कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसको जो है रिव्यू किया है और जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स उनको कैलकुलेट करने हैं फंडिंग के हिसाब से वो चीजें देख ली है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है RRP इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, जो एक लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनी है और एक मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किया है महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों ये जो प्रपोज सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट है ये 24,000 करोड़ का होगा और 2 फेजेस में इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इनिशियली आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग OSAT फैसिलिटी बनाएंगे 40,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर, जो नवी मुंबई के महापे में होगा और प्रोबेबली इस साल सितंबर तक शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है और बाद में यहाँ पर एग्जैक्टली इसका एक्सपेंशन होगा कैसे वो बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर बनकर आता है उसकी टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर वेफर होता है उसके अंदर हर एक चिप सेम नहीं होती। इनफैक्ट आपको ये पता नहीं होगा अगर हम प्रोसेसर्स की बात करें तो i5, i3, i9 ये सब जो है एक ही वेफर में से निकलता है। जितने वेफर के अंदर जितने सेमीकंडक्टर्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से चिप्स डिसाइड होती है। ज्यादा सेमीकंडक्टर ब्रिज चलने वाली चिप ज्यादा रेयर होती है, तो इसकी टेस्टिंग वगैरह एक बहुत बड़ा काम है जो कि यहाँ पर शुरू किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है उड़ीसा से, जहाँ पर 4 नए प्रोजेक्ट्स NHAI ने अनाउंस किए हैं 15,000 करोड़ के स्टेट के लिए। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि उड़ीसा डेवलप काफी तेजी से कर रहा है और एक रिव्यू मीटिंग ली गई जहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई और वैसे यहाँ पर अभी DPR बनाने की बात हुई है। अगर हम बात करें तो ये कौन से हाईवेज है तो भुवनेश्वर से पूरी एक 6 लेन हाईवे विद सर्विस रोड 1800 करोड़ की कीमत से बनाया जाएगा। चंडीखोल से लेकर बरबील के बीच में 2000 किलोमीटर का वैसे लंबा रोड है जो एक्चुअली स्टेट्स के बाहर भी जाएगा। ये 10,000 करोड़ से बनेगा विद सर्विस रोड। कुदरा से लेकर नयागढ़ के बीच में NH57 54 किलोमीटर लंबा होगा 4 लेन का विद सर्विस रोड 1100 करोड़ की कीमत में। और खीसिंगा से जूनागढ़ के बीच में एक और 4 लेन रोड बनाया जाएगा 1000 करोड़ की कीमत से। तो ऑब्वियसली ये बड़े बड़े लेवल पे कनेक्टिविटी इंक्रीज करेंगे उड़ीसा के अंदर। आज के हॉस्पिटल सॉल के बारे में बात करें तो देवम जनी पूछता है, आई हैव हर्ड दैट द वायडक्ट बीइंग बिल्ट फॉर मुंबई अहमदाबाद HSR विल बी द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड व्हेन कंप्लीटेड। इज दैट ट्रू? इफ सो देन व्हाई isn't there much discussion around that fact that India will have the longest bridge ever? Is it because government wants it to be like a surprise like सूरत डायमंड बोस? तो यार पहली बात सूरत डायमंड बोस बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। सरप्राइज तो जनरल जनता के लिए तब बनता है जब ओपनिंग होकर हाइप क्रिएट होती है। जो लोग चीजों को पहले से फॉलो करते हैं उनको पहले से पता होता है। फॉर एग्जाम्पल चेना ब्रिज के बारे में भी ऑलमोस्ट सभी को पता था, जो लोग कम्युनिटी में रेलवेज वगैरह फॉलो करते हैं कि सबसे ऊंचा होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको लास्ट 2-3 साल में हाइप अप किया। अब बात करें HSR के ब्रिज की तो देखो यार यहाँ पे ब्रिज का डेफिनेशन बहुत अलग होता है। हालांकि अगर हम वायरडक्ट्स को कंसिडर करें, पिलर्स के ऊपर बना हुआ एक कंटिन्यूअस सरफेस जो कि सरफेस लेवल से ऊपर है, तो ये दुनिया का सबसे लंबा वायरडक्ट होने वाला है। और ऑलमोस्ट जब ये स्टील फाटा से बाहर निकलता है मुंबई के पास में एक टनल से, तो ये कहीं पर भी नीचे नहीं जाता, ये पूरा एलिवेटेड ही है। तो ऑलमोस्ट पूरी बुलेट ट्रेन की लाइन में 21 किलोमीटर छोड़ के पूरा का पूरा एलिवेटेड है। बीच बीच में कुछ टनल्स वगैरह होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये है, लेकिन अब ये हाइप करने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि फिर अगर वायरडक्ट को ब्रिज कंसिडर करने लगे तो फिर जो है यहाँ पर चीजें और डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि फिर लॉन्गेस्ट ब्रिज के डेफिनेशन को सारे लॉन्गेस्ट वायरडक्ट के साथ में क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, फॉर एग्जांपल मान ले जो चाइना के अंदर शेंजन, हांगकांग, मकाओ को जोड़ने वाला ब्रिज है, उसको हम अभी लॉन्गेस्ट कंसिडर करना बंद कर दे और कोई मेट्रो नेटवर्क जो किसी देश के अंदर बना होगा उसको लॉन्गेस्ट वायरडक्ट कंसिडर कर ले, तो ब्रिज की डेफिनेशन फिर एकदम वियर्ड हो जाती है। तो वायरडक्ट जो है सबसे लंबा है, हम उसी सबसे इसका रिकॉर्ड बना सकते हैं। ब्रिज भी ये टेक्निकली है, लेकिन फिर ये एक्चुअली ब्रिजेस को जो रिकॉर्ड मेजर किया जाता है उसके बाहर डेफिनेशन में चला जाता है। गवर्नमेंट का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। जब चीजें बराबर बाहर आनी होगी तब आ जाएगी। और बाय द वे HSR के पास में और 10 चीजें हैं प्रमोट करने लायक, और ब्रिज की लेंथ जो है उनमें से एक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।